आज की इस विस्तृत चर्चा में हम सबका स्वागत है। हाँ। आज हम एक ऐसे विचार को डीकोड कर रहे हैं ना, जिसने दुनिया भर में पैसे को लेकर लोगों की पूरी सोच को ही पलट कर रख दिया है। बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, मतलब अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो हम सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा। लेकिन क्या हो अगर वो सारे नियम ही गलत हों जो हमें बचपन से सिखाए गए हैं। यही तो इस पूरी चर्चा का कोर है। एग्जैक्टली इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम सच्चे सवाल से होती है। जरा सोचिए, एक ही इंसान के एक ही समय पर दो पिता कैसे हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। हाँ, और उससे भी बड़ी बात, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क कैसे हो सकता है? कहानी के केंद्र में जो शख्स हैं, उनके अपने पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन अजीब बात देखिए कि इतनी हाई एजुकेशन के बावजूद वो पूरी जिंदगी पैसों की तंगी से जूझते रहे। और दूसरी तरफ उनके जो रिच डैड थे, हाँ, जो असल में उनके दोस्त माइक के पिता थे। बिल्कुल, उन्होंने तो 8वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, एक 8th ग्रेड ड्रॉप आउट। लेकिन वो आगे चलकर अपने इलाके के सबसे अमीर इंसानों में से एक बन गए। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्ट्रास्ट है ना? और यहीं से हमें इस पूरे विषय का असली सार मिलना शुरू होता है। ये सिर्फ दो अलग अलग लोगों की कहानी नहीं है। अगर गहराई से देखें तो ये दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं, दो अलग नजरियों का सीधा टकराव है। सही कहा। हम अक्सर मानते हैं कि अच्छी एजुकेशन का सीधा मतलब है अच्छी वेल्थ और आर्थिक आज़ादी, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा नजर आता है। एक सोच जो कि हाईली एजुकेटेड पुअर डैड की है, वो कहती है कि सुरक्षित नौकरी ढूंढो और जीवन भर पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो, मतलब रिस्क मत लो। एग्जैक्टली, वो रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन दूसरी सोच जो उस 8th ग्रेड ड्रॉप आउट रिच डैड की है, वो एक अलग ही गेम सिखाती है। उनका सीधा सा नियम है कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। वाओ, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। हाँ, ये सुनने में बहुत छोटा सा फर्क लगता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां से एक आम इंसान की अमीर या गरीब बनने की यात्रा तय होती है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ये सुनने में तो बहुत कैची लगता है। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? इस पर जो नोट्स हैं उनमें एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी सामने आती है, गधे और गाजर की कहानी। ये मेरी फेवरेट एनालॉजी है। हाँ, इमेजिन कीजिए कि एक आदमी एक गधे की पीठ पर बैठा है और उसने गधे के मुंह के ठीक सामने एक लंबे डंडे से एक गाजर लटका रखी है। गधा उस गाजर को खाने की उम्मीद में उस छलावे के पीछे बस अंधाधुंध आगे भागता रहता है। और मालिक तो आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सही कहा। लेकिन उस बेचारे गधे को वो गाजर कभी नहीं मिलती। अगर हम इसे अपनी असल जिंदगी से जोड़ें तो ऐसा लगता है कि हम इंसान भी जाने अनजाने उसी गधे की तरह बर्ताव कर रहे हैं। वो गाजर और कुछ नहीं बल्कि महीने के आखिर में मिलने वाला हमारा पेचेक या हमारी सैलरी है। हम 30 दिन उस गाजर के पीछे भागते हैं और जैसी वो मिलती है, अगले महीने के लिए एक नई गाजर लटक जाती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि इंसान इस तथाकथित रैट रेस या चूहा दौड़ में आखिर फंसता कैसे है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मतलब हम इतने इंटेलिजेंट होकर भी इस लूप में क्यों फंसे रहते हैं? इसके पीछे दो बहुत ही बुनियादी मानवीय भावनाएं काम करती हैं। कौन सी? डर और लालच। ओके। सबसे पहले आता है डर। पैसे खत्म हो जाने का डर, ईएमआई बाउंस होने का डर, बिल न भर पाने का डर। ये डर इंसान को सुबह उठकर काम पर जाने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल, हम सब ने ये महसूस किया है। और फिर जब सैलरी हाथ में आती है, तब एंट्री होती है दूसरी भावना की, लालच या डिजायर। पैसे हाथ में आते ही इंसान को वो सारी सुख सुविधाएं याद आने लगती हैं जो खरीदी जा सकती हैं। नए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, कार का नया मॉडल। हाँ, और मजेदार बात यह है कि जब किसी की सैलरी बढ़ती है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी बचत बढ़ जाए। एग्जैक्टली, होता ये है कि उसके खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। सैलरी बढ़ी तो घर भी बढ़ा चाहिए। इसी चक्र को रैट रेस कहा गया है। बिल्कुल, और इसी चक्र को तोड़ने के लिए रिच डैड ने जो प्रैक्टिकल सबक सिखाया, वो उस कॉमिक बुक वाली कहानी में एकदम साफ हो जाता है। मुझे ये कहानी पढ़कर सच में हैरानी हुई। हाँ, वो बचपन वाला किस्सा। हाँ, रिच डैड ने छोटे से रॉबर्ट को अपने स्टोर में काम पर लगाया, लेकिन शर्त ये रखी कि वो उसे एक भी पैसा नहीं देंगे। जरा सोचिए, कोई बिना पैसे के काम क्यों करेगा? कोई भी नहीं करना चाहेगा। लेकिन इसका मकसद बहुत गहरा था। जब दिमाग से उस पेचेक या सैलरी की उम्मीद हट गई
तो रॉबर्ट का दिमाग नए मौके तलाशने लगा। उनका विजन क्लियर हो गया। एग्जैक्टली। तब उन्होंने नोटिस किया कि स्टोर का मैनेजर पुरानी आधी फटी हुई कॉमिक बुक्स को कचरे में फेंक रहा था। रॉबर्ट ने बस उन कॉमिक्स को इकट्ठा किया और उन्हें अपने दोस्तों को किराए पर देने का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। और अगर हम इसके आंकड़ों पे नजर डालें तो वो सच में कमाल के हैं। हाँ बताइए। उन्होंने हर बच्चे से कॉमिक पढ़ने के लिए 2 घंटे के 10 सेंट्स चार्ज किए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को एक सिस्टम बना दिया। कैसे? उन्होंने अपने दोस्त माइक की बहन को काम पर रख लिया और उसे $1 प्रति सप्ताह की सैलरी दी ताकि वो उस छोटी सी लाइब्रेरी को मैनेज कर सके। स्मार्ट। नतीजा ये हुआ कि बिना खुद वहां मौजूद रहे रॉबर्ट ने 1 हफ्ते में $9.5 की शुद्ध कमाई की। वाह, बिना बुत काम किए। हाँ, ये पैसे को अपने लिए काम पर लगाने का सबसे बेहतरीन और सीधा उदाहरण है। आपको खुद वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, आपका सिस्टम आपके लिए पैसा बना रहा है। यहाँ से कहानी में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि हम सब सोचते हैं कि एक बार खूब सारा पैसा कमा लिया तो लाइफ सेट है, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। बिल्कुल। और 1923 की एक बहुत ही मशहूर घटना का जिक्र मिलता है जो इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर देती है। वो होटल वाली मीटिंग ना? हाँ, शिकागो के एजवाटर बीच होटल में दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में चार्ल्स शोराब जैसे दिग्गज शामिल थे, जो उस वक्त की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे। मतलब ये वो लोग थे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करते थे। एग्जैक्टली। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उस मीटिंग के ठीक 25 साल बाद उन अमीर लोगों में से ज्यादातर या तो पूरी तरह दिवालिया हो चुके थे, कुछ पागल हो गए थे और कुछ ने तो आत्महत्या तक कर ली थी। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि पैसा कमा लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। पैसे को बनाए रखना, उसे ग्रो करना और उसे संभालना असली कला है। सही बात है। लोग अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो 6 इंच की पतली कंक्रीट स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जैसी गगनचुंबी इमारत खड़ी करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। बिना मजबूत नींव की वो इमारत गिरेगी ही। आर्थिक दुनिया में उस मजबूत नींव का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी या वित्तीय साक्षरता। अगर आपको पैसों की समझ नहीं है तो आप चाहे कितना भी कमा लें, वो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। और इसी फाइनेंशियल लिटरेसी को समझाने के लिए एक बहुत ही साधारण नियम का पालन किया गया है, जिसे किस प्रिंसिपल कहा जाता है। कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ, मतलब चीजों को इतना आसान रखो कि एक बच्चा भी समझ सके। और इस साधारण नियम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां या कर्ज के बीच का वास्तविक अंतर समझना, जो कि स्कूल में कभी नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल नहीं। अगर हम भारी भरकम अकाउंटिंग की परिभाषाओं को साइड में रख दें तो बहुत ही आसान शब्दों में बताती हूँ, एसेट्स वो चीजें हैं जो आपकी जेब में बिना आपकी रोजमर्रा की मेहनत के पैसा डालती हैं। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली। जैसे अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दे दिया है तो हर महीने आने वाला किराया आपका एसेट है। इसके बिल्कुल उलट लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से लगातार पैसा निकालती हैं। एक मिनट, लेट्स पॉज हियर। यहाँ एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है। लोग मानते हैं कि उनका घर जिसमें वो रह रहे हैं वो उनका सबसे बड़ा एसेट है। बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है कि अपना खुद का घर होना जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये एक लायबिलिटी कैसे हो सकता है? मैं जानती हूँ ये सवाल बहुत लाजमी है और ये सुनना बहुत लोगों को अजीब भी लगता है। हाँ, मुझे भी अजीब लगा था शुरू में। लेकिन अगर हम इसे विशुद्ध रूप से कैश फ्लो के नजरिए से देखें तो सच्चाई एकदम अलग है। जब आप एक बड़ा घर खरीदते हैं तो आप सिर्फ उस घर की कीमत नहीं चुकाते, आप एक भारी भरकम होम लोन लेते हैं जिस पर सालों तक आप बैंक को मोटा ब्याज देते हैं। सही पॉइंट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और घर के मेंटेनेंस का लगातार होने वाला खर्चा, यानी वो घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा है बल्कि हर महीने आपकी जेब से एक बड़ा हिस्सा निकाल रहा है। तो मतलब तकनीकी रूप से वो पैसा सोख रहा है। बिल्कुल। इसलिए कैश फ्लो के नियम के हिसाब से वो एक लायबिलिटी बन जाता है। इससे आपकी पूंजी बंध जाती है जो कहीं और इन्वेस्ट होकर आपको रिटर्न दे सकती थी। ये सच में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये इतना ही नुकसानदेह है तो हर कोई यही क्यों कर रहा है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा सामाजिक दबाव है। हाँ, और यहीं पर जापानी संस्कृति की 3 ताकतों का एक बहुत ही गहरा संदर्भ आता है। जापानी संस्कृति में 3 चीजों को बहुत महत्व दिया गया है: तलवार, कीमती जवाहरात और शीशा। हाँ, ये बहुत पावरफुल मेटाफर है।
तलवार हथियारों या शारीरिक ताकत का प्रतीक है, जवाहरात पैसे की ताकत का प्रतीक है, लेकिन सबसे अहम और सबसे शक्तिशाली है शीशा, जो आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है। मनोविज्ञान कहता है कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से या मंच पर जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके अंदर भीड़ से अलग होने, जज किए जाने और रिजेक्ट होने का एक गहरा डर होता है। और दुर्भाग्य से यही डर उन्हें आर्थिक फैसले लेने में भी मजबूर करता है। कैसे? वो अपने खुद के शीशे में देखने से डरते हैं और वही करते हैं जो बाकी पूरी दुनिया कर रही है। इसे हम हर्ड मेंटालिटी या भेड़ चाल कह सकते हैं। जैसे ही किसी की सैलरी बढ़ती है या प्रमोशन होता है, समाज को दिखाने के लिए वो तुरंत एक बड़ा घर या नई गाड़ी खरीद लेते हैं, शो ऑफ करने के लिए। हाँ, वो ये नहीं सोचते कि क्या उन्हें सच में इसकी जरूरत है या ये उन्हें फाइनेंशियली पीछे धकेल रहा है। बस समाज की नजरों में सफल दिखने का जो दबाव है वो उन्हें नई लायबिलिटीज पालने पर मजबूर कर देता है। और इसी भेड़चाल से बाहर निकलने के लिए एक और बहुत ही शानदार किस्सा सामने आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक की कहानी। ओ हाँ, वो 1947 वाली स्पीच। एग्जैक्टली। रे क्रॉक ऑस्टिन की एक MBA क्लास में स्पीच देने गए थे। स्पीच के बाद जब वो छात्रों के साथ ड्रिंक्स पर बैठे तो उन्होंने एक बहुत ही कैजुअल सा सवाल पूछा, वैसे क्या कोई बता सकता है कि मेरा बिजनेस क्या है? और सबको लगा होगा कि ये कोई मजाक है। बिल्कुल, सबको लगा ये कैसा मजाक है। सब हंसने लगे और एक छात्र ने कहा कि रे, पूरी दुनिया जानती है कि आप हैमबर्गर बेचते हैं। तब रे क्रॉक ने जो जवाब दिया वो आंखें खोलने वाला था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा असल बिजनेस रियल एस्टेट है। वाओ! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये किस्सा प्रोफेशन और बिजनेस के बीच के एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। बिल्कुल। रे क्रॉक का प्रोफेशन या उनका काम भले ही फ्रेंचाइजी बेचना और हैमबर्गर बनाना सुनिश्चित करना था, लेकिन उनका असल बिजनेस जमीनें खरीदना था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के कुछ सबसे महंगे और प्राइम लोकेशंस का मालिक है। हाँ, रियल एस्टेट एम्पायर। प्रोफेशन वो है जिसकी आप पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। वो आपका पेशा है जहां आप अपनी स्किल्स के बदले पैसे ले रहे हैं। तो फिर बिजनेस क्या है? बिजनेस का मतलब है अपने खुद के एसेट कॉलम को लगातार बढ़ाना। हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो हमें एक बेहतरीन एम्प्लॉई या कर्मचारी बनना तो सिखाती है ताकि हम किसी और के बिजनेस को बढ़ा सकें, लेकिन वो हमें खुद का एसेट कॉलम बनाना नहीं सिखाती। एकदम सही। और जब बात एसेट्स बनाने या अमीर बनने की आती है तो सिर्फ दिमाग का तेज होना ही सब कुछ नहीं होता। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी इसका बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। बिल्कुल। जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया तो वो उसे पेटेंट करवाकर उस जमाने की सबसे बड़ी टेलीग्राफ कंपनी वेस्टर्न यूनियन को $1 लाख में बेचना चाहते थे। लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनके इस आविष्कार को एक खिलौना समझकर रिजेक्ट कर दिया। क्या बात करें? हाँ, उस रिजेक्शन के बाद बेल निराश होकर घर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की जो आज AT&T जैसी विशालकाय कंपनी के रूप में जानी जाती है। ये तो बहुत बड़ा लेसन है। इससे पता चलता है कि दुनिया में असली पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्मार्टनेस या टैलेंट नहीं, बल्कि रिस्क लेने की हिम्मत और बोल्डनेस चाहिए। पैसा कमाया नहीं जाता, पैसे का आविष्कार किया जाता है। इन्वेंटिंग मनी, बिल्कुल। और पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है, इसे 1990 के दशक के एरिज़ोना और फिनिक्स के रियल एस्टेट मार्केट के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। वहां क्या हुआ था? उस समय वहां भारी आर्थिक मंदी चल रही थी, मार्केट क्रैश हो चुका था और लोग डर कर अपने घर औने पौने दामों में बेच रहे थे। पैनिक सेलिंग। हाँ, जहां आम लोग और पारंपरिक इन्वेस्टर्स डर रहे थे, वहां एक स्मार्ट माइंड ने इसे एक बेहतरीन मौके की तरह देखा। एक घर जिसकी असली कीमत $1 लाख थी, वो मंदी के कारण सिर्फ $20,000 में मिल रहा था। सिर्फ 20,000 में? हाँ, उसे खरीद लिया गया। और मजे की बात यह है कि उसे खरीदने के लिए बैंक से कोई भारी लोन नहीं लिया गया। फिर कुछ ही समय बाद जब मार्केट थोड़ा सुधरा तो एक अटॉर्नी के ऑफिस में बस एक छोटा सा विज्ञापन दिया गया और उसी घर को $60,000 में बेच दिया गया। और इस पूरी डील की सबसे क्रेजी बात क्या है पता है? इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 5 घंटे का काम लगा और $40,000 का मुनाफा सीधा जेब में आया। $40,000, वो भी सिर्फ 5 घंटे में। सुनने में तो ये किसी स्कैम या जादू जैसा लगता है। हाँ, लेकिन ये जादू नहीं है, ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, और वो भी बिना कोई भारी टैक्स चुकाए।
क्योंकि सिस्टम को और मौके को सही तरीके से समझा गया था। यही एक सफल इन्वेस्टर की असली पहचान है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी को एक बेहतरीन इन्वेस्टर बनना है तो उसे मुख्य रूप से 3 स्किल्स मास्टर करनी होती हैं। कौन सी 3 स्किल्स? पहला, वो मौके देखना जो बाकी दुनिया को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब हर कोई डरा हुआ हो तब छिपे हुए अवसरों को पहचानना, जैसे फीनिक्स वाले केस में हुआ। एग्जैक्टली। दूसरा, बिना बैंक का दरवाजा खटखटाए कैपिटल या पैसा जुटाना। आम मिडिल क्लास इंसान किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले बैंक भागता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि दूसरों के पैसे यानी ओपीएम, अदर पीपल्स मनी का इस्तेमाल कैसे करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और तीसरा, अपने से ज्यादा स्मार्ट और बुद्धिमान लोगों को ऑर्गेनाइज करना। आपको हर चीज में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक्सपर्ट्स को अपने विजन के साथ जोड़कर काम करवाना आना चाहिए। लेकिन इन स्किल्स को सीखने के लिए हमें अपने काम करने का नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। इस पूरे डिस्कशन में एक युवा जर्नलिस्ट का किस्सा बहुत ही आई ओपनिंग है। हाँ, वो इंटरव्यू वाला किस्सा। एक बार एक बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो एक मशहूर और बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती है। उसकी राइटिंग स्किल्स कमाल की थी, लेकिन जब उसे सलाह दी गई कि उसे अपने आर्टिकल्स को बेचने के लिए सेल्स या मार्केटिंग की कोई क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, तो वो एकदम से भड़क गई। उसे लगा होगा कि ये उसका काम नहीं है। बिल्कुल, उसे लगा कि सेल्स का काम बहुत ही निचले दर्जे का, लालची लोगों का काम है और एक आर्टिस्ट के लिए शर्मिंदगी भरा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। उस जर्नलिस्ट के पास लिखने का शानदार टैलेंट था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टैलेंट अपने आप में कभी काफी नहीं होता। दुनिया में ऐसे लाखों टैलेंटेड लोग हैं जो आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेचना नहीं आता। हाँ, अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन आपको उसे बेचना नहीं आता, उसे दुनिया के सामने सही तरीके से प्रेजेंट करना नहीं आता, तो वो टैलेंट एक बंद कमरे में रखे खजाने की तरह है जिसका किसी के लिए कोई मोल नहीं है। सही बात है। हमारी पूरी स्कूलिंग प्रणाली हमें किसी एक विषय में विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट बनने पर फोकस करना सिखाती है। जैसे एक अकाउंटेंट सिर्फ हिसाब किताब में माहिर होता है, लेकिन असल जिंदगी और आर्थिक दुनिया में सफल होने के लिए आपको अलग अलग विषयों की थोड़ी थोड़ी जानकारी यानी एक जनरलिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट बनाना भी आना चाहिए और उसे बेचना भी। और कमाल की बात यह है कि रॉबर्ट ने खुद अपने जीवन में यही प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद वो चाहते तो किसी भी बड़ी कंपनी में एक आरामदायक और सुरक्षित नौकरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, उन्होंने मरीन कॉर्प्स में रहकर लीडरशिप सीखी कि मुश्किल वक्त में लोगों को कैसे लीड किया जाता है। उसके बाद क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा शर्मीले थे और लोगों से बात करने में झिझकते थे, उन्होंने जानबूझकर ज़ेरॉक्स जैसी बड़ी कंपनी में सेल्स की नौकरी ज्वाइन कर ली, ताकि वो अपनी झिझक तोड़ सकें। एग्जैक्टली, सिर्फ इसलिए ताकि वो घर घर जाकर मशीनें बेच सकें, कई बार लोगों से रिजेक्शन झेल सकें और अपनी वो झिझक हमेशा के लिए मिटा सकें। उन्होंने ये नौकरियां सिर्फ उस महीने की सैलरी के लिए नहीं की, बल्कि वो खुद की कंपनी खोलने की एक बड़ी तैयारी कर रहे थे। वो सीखने के लिए काम कर रहे थे। और ये भी कहा जाता है कि 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया होने या बड़े रिस्क लेने में समझदारी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप उस उम्र में गिरते भी हैं तो आपके पास दोबारा खड़े होने और रिकवर करने का भरपूर समय होता है। आपका फोकस लर्न करने पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ अर्न करने पर। जब आप सीखने के लिए काम करते हैं तो पैसा एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है जो अपने आप आपके पास आता है। तो इस सब का असली मतलब क्या है? इस पूरी विस्तृत चर्चा और इन सभी अलग अलग कहानियों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि इस पूरी दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा एसेट कोई घर, सोना या बैंक का बैलेंस नहीं है, बल्कि उसका अपना दिमाग है। बिल्कुल, उसकी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज है। यहाँ एक बोर्ड गेम जिसे कैश फ्लो गेम कहते हैं, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो गेम तो बहुत फेमस है। ये गेम असल में लोगों को रैट रेस से बाहर निकलने की सिमुलेशन सिखाने के लिए ही बनाया गया था। एक बार एक महिला वो गेम खेल रही थी और उसने एक कार्ड जीता जिसके तहत उसे एक लग्जरी नाव मिल गई, एक बोट मिल गई। और वो बहुत खुश हुई होगी। पहले तो वो खुशी से उछल पड़ी क्योंकि उसे लगा उसने कुछ बड़ा जीत लिया है। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और उसे पता चला कि उस बोट के रख रखाव, उसकी पार्किंग और टैक्स पर उसे अपनी जेब से भारी खर्चा करना पड़ रहा है। मतलब वो एसेट नहीं, लायबिलिटी थी। हाँ, यानी वो बोट असल में एसेट नहीं बल्कि एक भयानक लायबिलिटी बन गई है। तो वो बुरी तरह भड़क गई।
उसे इतना गुस्सा आया कि वो गेम ही छोड़कर चली गई। उस महिला का फ्रस्ट्रेट होना स्वाभाविक था, क्योंकि वो अपनी उसी पुरानी मानसिकता से खेल रही थी, जहां हमें सिखाया गया है कि हर महंगी और दिखने में अच्छी चीज हमारी संपत्ति होती है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अज्ञानता और पुरानी सोच ही है जो एक आम इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। अगर हम इस पूरी चर्चा से कोई एक सबसे बड़ी व्यवहारिक सीख निकालना चाहें, तो वो ये है कि आज के तेजी से बदलते वक्त में केवल अपनी गाढ़ी कमाई को किसी सेविंग्स अकाउंट में डालकर 5% ब्याज के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल भी काफी नहीं है। क्योंकि महंगाई इससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एग्जैक्टली। महंगाई उस 5% से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट वो है जो आप अपने दिमाग पर करते हैं। अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपना पैसा अपने खुद के फाइनेंशियल IQ को बढ़ाने में इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आपका दिमाग एक बार आर्थिक रूप से साक्षर हो जाता है, तो बाहर की दुनिया में बाजार चाहे मंदी के दौर से गुजर रहा हो या तेजी में हो, आप हर स्थिति में अपने लिए नए मौके तलाश सकते हैं। एकदम सच। जो दिमाग को ट्रेन कर लेता है, वो मंदी में भी पैसा बना लेता है। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग पिताओं की सोच का अंतर देखा, उस अंतहीन रैट रेस की साइकोलॉजी को समझा, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली खेल जाना, और ये भी गहराई से समझा है कि हमें पैसे के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम क्यों करना चाहिए। बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन रहा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिस पर शांति से बैठकर गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली और हमारा समाज हमें बचपन से ही जानबूझकर कुछ ऐसा डिजाइन करता है कि हम जोखिम लेने से डरें, हम गलतियां करने से डरें और बस एक सुरक्षित कर्मचारी बनकर चुपचाप अपना पूरा जीवन काट दें। तो क्या जीवन भर जो पैसों के लिए संघर्ष चलता रहता है वो वाकई हमारी अपनी गलती है, या फिर ये उस बड़े सिस्टम का एक बहुत ही परफेक्ट और सोची समझी चाल वाला डिजाइन है जो चाहता ही नहीं कि हम कभी उस रैट रेस से बाहर आएं? बहुत ही गहरा सवाल है ये। और अगर ये सच है, तो क्या अब इस सिस्टम को तोड़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी नहीं हो गया है? इस सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।